गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे अतिसंयुग्मन या जिसको हम बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो जो अतिसंयुग्मन है या जिसको हम बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन, इस इफेक्ट को 1935 में दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेकर और नेथन। तो ये दो साइंटिस्ट ने सबसे पहले इस इफेक्ट को ढूंढा और इसलिए इसको हम बेकर नेथन प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम ले लेते हैं एक एल्किन, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे मान लीजिए ले लिया हमने Cl, ठीक है। अब Cl जो होता है, Cl में क्या होता है, इस तरह से 3 लोन पेयर होते हैं ऐसा। अब इसमें क्या होता है, क्लोरीन के पास जो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता है, यहाँ पे आकर के डबल बॉन्ड बनाता है। तो जैसे ही वो डबल बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे या जो पाई बॉन्ड होगा वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है लोन पेयर के रूप में, ठीक है। ये हमने ऐसा पढ़ा है पहले। तो इसकी संरचना कैसे हो जाएगी देख लीजिए। ये हो जाएगा CH2, यहाँ पे आ जाएगा एक लोन पेयर या जिसको हम इस तरह से ऋण आवेश के साथ शो करते हैं, और ये हो गया सिंगल बॉन्ड CH और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड Cl। इस तरह से इसकी संरचना हो जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंजुगेशन, संयुग्मन, ठीक है। ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया है। दूसरी तरफ क्या होता है कि यदि हम ले ले एक और एल्किन ले लें CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे ले लेते हैं CH3, इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो CH3 है इसको हम चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, इन H को सिंगल बॉन्ड के रूप में ऐसा। ये अब यहाँ पे क्या होता है देखिए कि ये जो सिंगल बॉन्ड होते हैं ये, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड क्या होगा, ये सिंगल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे। तो जैसे ये शिफ्ट होता है तो यहाँ से जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो डबल बॉन्ड होता है, वो शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर। तो अब इसकी संरचना क्या हो जाती है देखिए। अब इसकी संरचना हो जाएगी, ये हो गया CH2 और इस पर आ गया एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन पेयर और ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। फिर ये हो गया CH, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो गया C, यहाँ पे होगा एक H, ये H, और यहाँ पे जो H है वो क्या होगा, इस तरह से H+ के रूप में बाहर चला जाएगा। यहाँ का जो बॉन्ड होगा वो टूट जाएगा। तो अब इसमें क्या हो रहा है देखिए, ये जो है ये कौन सा है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है, ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है तो इसमें क्या होगा, एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। तो इस कार्बन में जो पाई बॉन्ड उपस्थित है, इस पाई के साथ इस आ का क्या हो रहा है, संयुग्मन हो रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन या अति संयुग्मन। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, किसी असंतृप्त अणु की मुख्य श्रृंखला से जुड़े हुए एकल बंध के सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे, जहां पे एकल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड जहां पे होगा वहां पे होंगे आपके सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन जब पाई बंध के, पाई बॉन्ड के असहभाजित कक्षक जो अनशेयर्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, इन अनशेयर्ड ऑर्बिटल के साथ जब ये संयुग्मन करते हैं तो इसको हम बोलते हैं अति संयुग्मन या हाइपर कंजुगेशन। साथ ही यहाँ पे देखिए संयुग्मन कहाँ कहाँ होता है आपका, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पाई बॉन्ड के अनशेयर्ड ऑर्बिटल के साथ। तो इसीलिए इसको सिग्मा पाई कंजुगेशन भी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हाइपर कंजुगेशन होता है वो किन अणुओं में होता है और इसके लिए क्या क्या कंडीशन है। तो ये मिलता है एल्किन्स में, एल्किन, साथ ही ये मिलेगा आपको कार्बोकेटायन में और फ्री रेडिकल्स में। तो ये ऐसे अणु होते हैं जिसमें आपको हाइपर कंजुगेशन देखने को मिलता है। ये इफेक्ट जो है इनमें काम करता है। इसके लिए कुछ कंडीशन होते हैं। तो सबसे पहला जो इसके लिए कंडीशन है
इसके लिए जो पहला कंडीशन है वो होता है कि इनमें जो अल्फा कार्बन होगा, इसमें होना चाहिए sp3 संकरण। क्लियर? अल्फा कार्बन में क्या होना चाहिए? sp3 संकरण। और दूसरा कंडीशन कहता है कि जो अल्फा कार्बन है इसमें होने चाहिए आपके अल्फा हाइड्रोजन। ये ठीक, ये दो मेन कंडीशन है। अल्फा कार्बन में sp3 संकरित अवस्था होनी चाहिए, sp3 संकरण उसमें उपस्थित होनी चाहिए। और दूसरा है जो अल्फा कार्बन है उसमें अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। यदि अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होगा तो उस कंडीशन में जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो काम नहीं करेगा, वहां पे ये अनुपस्थित रहेगा। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि डेफिनेशन में हमने एक वर्ड यूज किया था असंतृप्त अणुओं में, ठीक है। बट यहाँ पे हमने देखा कि कहाँ कहाँ मिलता है, आपके असंतृप्त अणुओं में तो होता ही है, एल्किन्स में तो होता ही है, बट उसके अलावा कार्बोकेटायन में और फ्री रेडिकल्स में भी होता है। उसका रीजन ये है कि मुख्य रूप से मिलेगा आपके अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स में, मतलब एल्किन्स में। लेकिन जब ये कार्बोकेटायन में बदलता है या जब ये फ्री रेडिकल बनाता है तो वहां पर भी क्या होता है, वहां पर भी अनशेयर्ड पी ऑर्बिटल्स उपस्थित होते हैं। तो जब अनशेयर्ड पी ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं तो वहां पर भी पॉसिबिलिटी होती है कि जो सिग्मा बॉन्ड है वहां पर भी जाकर के वो कंजुगेट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इन तीनों में ये पाया जाता है आपका हाइपर कंजुगेशन। तो आइए इसको ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के द्वारा और डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हमने एग्जांपल लिया था CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये H को हम इस तरह से सिंगल बॉन्ड के द्वारा लिख देते हैं ऐसा। तो ये हो गया हमारा एक अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल, और डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, ये एल्किन हो जाएगा। अब ये जो एल्किन है, एल्किन में यहाँ डबल बॉन्ड है तो इसको हम मान लेते हैं क्रियात्मक समूह, और क्रियात्मक समूह से जुड़ने वाला जो पहला कार्बन है ये कार्बन, ये क्या हो जाएगा हमारा अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़ने वाले जो हाइड्रोजन है वो आपके अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखें आपका अल्फा कार्बन भी है, अल्फा हाइड्रोजन भी है, यहाँ पे संकरण भी देख लेते हैं एक बार। तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन के पास 4 सिंगल बॉन्ड है, 4 सिंगल मतलब 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा मतलब क्या हो जाता है sp3 संकरण। यहाँ पे क्या होगा, sp3 संकरण होगा इस कार्बन में। इस कार्बन में आप देखो तो इसमें देखिए कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड ये, 1 हाइड्रोजन ये, और ये 4 बॉन्ड है। तो इसमें से चूंकि डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा होगा और 1 पाई हो जाएगा। तो अब चूंकि पाई को हम संकरण में शामिल नहीं करते तो हमारे पास सिग्मा कितने हुए, 1 सिग्मा ये, 1 सिग्मा ये और 1 हाइड्रोजन का सिग्मा। तो टोटल कितने हुए यहाँ पे, 3 सिग्मा, ठीक है। 3 सिग्मा यहाँ पे हो रहा है, 3 सिग्मा मतलब sp2 संकरण। यहाँ पे क्या होगा, sp2 संकरण। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, 2 हाइड्रोजन के साथ 2 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, 1 सिंगल बॉन्ड ये और 1 पाई, मतलब यहाँ पर भी हो गया आपका sp2 संकरण, ठीक है। तो इस कार्बन में sp2, इसमें भी sp2, और इस कार्बन में है आपका sp3 संकरण, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे sp3 संकरण भी है, अल्फा कार्बन भी है, अल्फा हाइड्रोजन भी है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट यहाँ पे काम करेगा। अब इसको हम ऑर्बिटल के द्वारा देखते हैं। तो हमारे पास देखिए टोटल कितने कार्बन है, 3 कार्बन। इसको हम यहाँ बना लेते हैं कार्बन, इसमें है आपका डबल बॉन्ड, फिर एक कार्बन, फिर एक सिंगल बॉन्ड और ये कार्बन, ऐसा। तो ये जो हमारा कार्बन होगा, इस कार्बन के साथ क्या है, 3 अल्फा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब ये कैसे जुड़े होंगे इसको देख लीजिए। तो जी आपका कार्बन परमाणु है, इस कार्बन परमाणु का ये मान लीजिए पी कक्षक, ये भी इधर पी कक्षक, ये इधर पी कक्षक, ये ठीक है। इसमें इस तरह से 3 पी कक्षक होंगे। तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ जाएगा, 1 हाइड्रोजन आपका यहाँ जुड़ेगा, 1 हाइड्रोजन आपका यहाँ जुड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे ओवरलैपिंग कैसे हो रही है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है मतलब सिंगल बॉन्ड बनेगा, और कौन सा होगा, सिग्मा होगा, क्लियर, ठीक है। यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा। अब दूसरी तरफ हम यहाँ पे देखें तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन में क्या हो रहा है, आपका sp2 संकरण है, मतलब 1 s कक्षक भाग ले रहा है और 2 p कक्षक भाग ले रहे हैं, ठीक है। 2 p कक्षक भाग ले रहे हैं मतलब 1 p कक्षक खाली रहेगा, ठीक है भाई। देखो 1 s कक्षक ने और 2 p कक्षक ने भाग लिया,
ठीक है, टोटल पी कितने होते, पी 3 होता है, तो 2 पी भाग ले रहे हैं तो 1 पी तो खाली बचेगा ना। ठीक है, तो जो खाली बचता है 1 पी कक्षक यहाँ पे इस तरह से खाली बचता है, और जो खाली पी कक्षक होता है, जो रिक्त पी कक्षक होता है, वैकेंट जो होता है, इसी को हम बोलते हैं असहभाजित कक्षक। ये ठीक है, यहां पर भी देखो ये जो है इसमें भी sp2 संकरण है, यहां भी sp2 संकरण है, तो यहां पर भी क्या होगा, एक असहभाजित कक्षक होगा, एक वैकेंट p ऑर्बिटल होगा। तो अब इसमें क्या होगा, देखिए ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चूंकि इन p कक्षक और इन p कक्षकों की स्थिति जो है वो एक जैसी है, तो क्या होता है, ये एक दूसरे के नजदीक आते हैं और इनमें हो जाता है ओवरलैपिंग। ठीक है, क्या होता है, इनमें हो जाएगी ओवरलैपिंग, और जैसे ओवरलैपिंग होती है तो यहां से जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो इनके साथ कर लेता है कंजुगेशन, उनके साथ जोड़ी बना लेते हैं, उनके साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं, उनके साथ आकर के जुड़ जाते हैं। तो यहां पर आप देखिए कि कंजुगेशन किसके किसके बीच हो रहा है, कंजुगेशन हो रहा है आपका सिग्मा, ठीक है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन या सिग्मा बॉन्ड कहें, तो जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो कंजुगेशन किसके साथ कर रहा है, इन अनशेयर्ड असहभाजित जो कक्षक है उनके साथ, और ये असहभाजित कक्षक किसके हैं, तो डबल बॉन्ड के हैं, मतलब पाई ऑर्बिटल्स हैं, पाई, इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे जो कंजुगेशन है वो किसके किसके बीच होता है, सिग्मा और पाई ऑर्बिटल्स के बीच में, इसीलिए इसको सिग्मा पाई कंजुगेशन बोला जाता है। ठीक है, और जैसे ये इसके साथ कंजुगेशन करेगा, जैसे ये इसके साथ फ्रेंडशिप करेगा, तो क्या होता है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहाँ आ जाता है, इन अनशेयर्ड, इन खाली कक्षकों में चल देता है, और जैसे ये यहाँ चल जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा ऋण चार्ज। ठीक है, उसको यहाँ पर भी हम देख लेते हैं, ये मान लो सिग्मा है, ये सिग्मा कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो ये पाई कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, इस पर आ जाएगा एक ऋण चार्ज। ठीक है, अब ये जो अणु था पहले कैसा था, उदासीन था, कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे ही सिग्मा ने इसके साथ कंजुगेशन किया, जैसे ही कंजुगेशन करेगा तो डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा एक ऋण चार्ज, एक ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। मतलब जो उदासीन अणु था, जो सहसंयोजी अणु था, वो कैसा हो गया, आयनिक फॉर्म में आ गया, उसके ऋण आवेश में वृद्धि हो गई। ठीक है, वो आयन के रूप में चेंज हो गया, और जैसे ये आयन के रूप में चेंज हो जाता है तो क्या होगा, उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। बट यहाँ पे क्या होता है कि ये रेजोनेंस शो करने लगता है, इसमें अनुनाद उत्पन्न होता है, और उस अनुनाद की वजह से ये स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेता है, ये स्टेबल हो जाता है। इसी वजह से इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं, आबंधहीन अनुनाद। आबंधहीन अनुनाद बोलने का कारण यही है कि जैसे ही ये आवेशित हो जाता है, आयनिक फॉर्म में चेंज हो जाता है, उसके बाद ये रेजोनेंस शो करने लगता है। क्यों, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, इसीलिए इसको बोलेंगे। चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये रेजोनेंस शो तो करता है, बट वो रेजोनेंस कैसे होता है उसको। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H H और ये H। क्लियर, अब इसमें क्या होता है, ये जो सिंगल बॉन्ड है मतलब सिग्मा, ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आता है तो फिर ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, इस पर आ जाएगा माइनस चार्ज। तब इसकी संरचना क्या हो जाएगी, देखिए अब इसकी संरचना को हम यहाँ इस तरह से बना सकते हैं, ये हो जाएगा आपका CH2 माइनस चार्ज, ये हो जाएगा CH, यहाँ पे हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड, फिर ये हो जाएगा C सिंगल बॉन्ड H, और एक H हम इस तरह से ऊपर बना लेते हैं, ये भी सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पर जो H था ये H प्लस के रूप में बाहर चला जाएगा, और ये जो बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये एक पहली संरचना हो गई। दूसरी संरचना क्या हो सकती है, मान लो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है, ये शिफ्ट नहीं हो रहा है, मान लीजिए ये यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, तो भी तो ये स्ट्रक्चर बनेगा ना। तो उस कंडीशन में क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका, चलिए यहाँ पे बना लेता हूँ मैं, तो ये हो गया आपका CH2, इस पर माइनस चार्ज, फिर सिंगल CH डबल बॉन्ड C। अब हमने कहाँ से, ये वाला हाइड्रोजन टूट रहा है, ये वाला हाइड्रोजन टूटेगा, मतलब ये H प्लस के रूप में बाहर जाएगा, ये बॉन्ड टूट गया, और इधर ये H, इधर ये H, ऐसा होगा। ठीक है, पहले यहाँ का बॉन्ड टूटा था, अभी ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, ये वाला बॉन्ड। ठीक, तो ये दूसरी स्ट्रक्चर हो गई। तीसरा हमको क्या स्ट्रक्चर मिलेगा, इधर बना लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि ये जो
सिंगल बॉन्ड है, ये मान लो यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या बन रहा है, देखिए ये बनेगा CH2, इस पर माइनस चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, और यहाँ का H रहेगा, यहाँ का भी H रहेगा। इस बार कौन टूटा, इस बार ये टूटा, मतलब यहाँ का जो H था ये H प्लस के रूप में टूट जाएगा, ये बॉन्ड खत्म। तो हमारे पास कितना स्ट्रक्चर हो गया, एक स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा स्ट्रक्चर, 1 2 3 स्ट्रक्चर बने, ठीक है। मतलब जैसे ये आयन में चेंज हुआ तो क्या कर रहा है, ये रेजोनेंस हो कर रहा है, ठीक है। 3 अलग अलग संरचनाएं हमको मिल रही है, इसीलिए इसको बोला जाता है नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा कि जो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या होगी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिए, जो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या है ये, ठीक, जितना अल्फा हाइड्रोजन की संख्या होगी उतने ही स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन था तो हमको 3 स्ट्रक्चर मिला। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो उतनी ही नई संरचनाएं बनाएगा, और उन नई संरचनाओं को हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। और दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि ये अल्फा हाइड्रोजन की संख्या जितनी ज्यादा होगी वहां पर अति संयुग्मन उतना ही प्रबल होगा, उतना ही ज्यादा वहां पे अति संयुग्मन इफेक्ट काम करेगा, और जितना ज्यादा अति संयुग्मन काम करेगा, ठीक है, उतना ज्यादा उसमें रेजोनेंस होगा। जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस क्या करता है, उसको स्टेबल कर लेता है, ठीक है, उसको स्थायित्व प्रदान करता है, मतलब उसकी क्रियाशीलता कम हो जाएगी। शॉर्ट में जितना अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा संरचना, जितनी ज्यादा संरचना उतना ज्यादा अनुनाद, जितना ज्यादा अनुनाद उतना ही वो स्टेबल, जितना ज्यादा स्टेबल उतनी ही उसकी रिएक्टिविटी कम, ठीक है, क्लियर, एक लाइन में। तो ये होता है आपका अति संयुग्मन, या इसको हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।